नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा हमास और एक यूएस फार राइट ग्रुप को टेररिस्ट की श्रेणी में क्यों रखा गया है। हमास ग्रुप के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है जो एक आतंकवादी संगठन भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेरिटरी में इट वर्क्स एज अ एक्स्ट्रा स्टेट अथॉरिटी। तो हमास इस यूनिक पोजीशन में कैसे पहुंचा, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ संगठनों को अभी आतंकवादी घोषित किया है। इसमें दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूएस का नेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर और दूसरा पैलेस्टाइन का ग्रुप हमास है। टोटल 28 संगठन अब ऑस्ट्रेलिया के अनुसार आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। कोई भी बड़ा देश अगर आतंकवादी संगठनों की लिस्ट अपनी चेंज करता है तो वो रेलेवेंट होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि भारत हमास को टेररिस्ट मानता है या नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये कहा है कि हमास को बस ऐड करने वाले हैं, एनएसओ को ऐड कर दिया है, और दो छोटे संगठन हैं जो इतने हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, सीरियन सिविल वॉर में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इन्हें अप्रैल में इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप लोगों ने हमारे चैनल को 5,50,000 सब्सक्राइबर मार्क से आगे पहुंचा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही 6 लाख के पार भी आप पहुंचा देंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं इस वक्त एक हिस्ट्री एमसीक्यूज की सीरीज चला रहा हूं, जिसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 8 बजे रात को ये लेक्चर्स होते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो कल सेट नंबर 2 होने वाला है। डू ज्वाइन दिस। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो 19 फरवरी यानी कि कल रात 8 बजे सेट नंबर 2 होने वाला है। लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री मुझसे पढ़िए। लाइव क्लासेस में एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं 2022 प्रीलिम्स और मेंस के लिए। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 फरवरी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट दिस इज फॉर अनअकैडमी सब्सक्राइबर्स, तो आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। अभी काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। 20% डिस्काउंट चल रहा है। यूजुअली 10% होता है, बट राइट नाउ इट्स 20%। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार को अभी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में बदलाव क्यों करना पड़ा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जो उनकी मेन इंटरनल स्पाई एजेंसी है। जैसे यूएस में एफबीआई, सीआईए होते हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये वैसे यूएस के सीआईए और यूके की MI5 के साथ काफी क्लोजली कोऑर्डिनेट भी करता है। तो इस संगठन ने हाल ही में जानकारी दी कि पिछले 2 साल से, जब से कोविड-19 आया है, पैंडेमिक आई है, लॉकडाउन में लोग घरों पर हैं, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है। ऑनलाइन आतंकवादी संगठन रिक्रूट करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इट हैज गॉन इनटू ओवरड्राइव। पहले भी होता था। इनफैक्ट आईसिस ने ये जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का तरीका है, इसे पायनियर किया था एक तरह से। बहुत अलग ही लेवल पर उसे ले गए थे 2014-15 में। अब ये सब संगठन करने लग गए हैं और ओवरड्राइव में जा चुका है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो लोग घर पर अकेले हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है इन ऑनलाइन आतंकवादी संगठनों के टीम्स के द्वारा। और इसमें भी ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के टीनेजर्स को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस जहां पर टीनेजर्स को ऑनलाइन आतंकवादी गतिविधियों में टारगेट किया जाता था, वो केवल 3% होती थी, धीरे धीरे बढ़कर 15% हो गई। और 2021 के अंत में तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डेटा जारी किया था कि आधे केसेस जो इनके पास आए हैं उसमें माइनर्स को टारगेट किया गया था, यानी कि टीनेजर्स को, 18 से कम उम्र के बच्चों को टारगेट किया गया था इन गतिविधियों के द्वारा। इसीलिए ऐसे संगठन जो ऑस्ट्रेलिया में शायद बड़े स्तर पर ऑपरेट भी नहीं करते, यूएस में बेस्ड हैं, उन पर भी ऑस्ट्रेलिया प्रतिबंध लगा रहा है ताकि उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को अपने देश में रोक सके। तो पहला संगठन है एक फार राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन यूएस का, जिसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर, NSO। तो पहले इसका नाम हुआ करता था एटम वॉफेन डिवीजन, जिसका लिटरल मीनिंग जर्मन में होता है न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये एक एक्सट्रीम राइट विंग आंदोलन या फिर संगठन है यूएस में। इस तरह के कई संगठन अभी चल रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी टेक्सास में, और इसे कई देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, जैसे कि यूके, कनाडा। ये सभी इसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। देखो, ये एनएसओ का या कोई भी एक्सट्रीम राइट विंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनका एक ही मकसद होता है, ग्लोबल रेस फॉर, हमारी रेस सुपीरियर है, आर्यन रेस सुपीरियर है। हिटलर की आइडियोलॉजी से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और ये नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जैसे अभी काम कर रही है वैसे काम करे। तो इस संगठन को ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और NSO ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस लिस्ट में डाला गया तीसरा संगठन है। इसके पहले ब्रिटिश सोनेनक्रेग डिवीजन और यूएस का द बेस नाम का एक नियो नाजी व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप भी इस श्रेणी में डाला जा चुका है। अब हम बात करते हैं हमास की। देखो, हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जैसे आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो आपसे हमास के बारे में पूछा जा सकता है। कारण बता देता हूं, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन वाले इशू में हमास का भी इन्वॉल्वमेंट है और जियो पॉलिटिक्स में भी हमास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? कुछ टेरिटरीज में
ये सरकार चलाता है। जैसे कि गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया है, उस गाजा स्ट्रिप में हमास की गवर्नमेंट चलती है। तो हमास जैसा संगठन कुछ क्षेत्रों में तो सरकार चला रहा है, किसी देश में आतंकवादी बना बैठा है, और कुछ देश जैसे कि लेबनान में ये पॉलिटिकल गतिविधियों में भी शामिल है। तो इसका हर देश में अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। अब हमास की शुरुआत होती है मुस्लिम ब्रदरहुड से। कहीं ना कहीं इसके रूट्स हम मुस्लिम ब्रदरहुड में ट्रेस कर सकते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? 1928 में एक सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो किसी एक देश तक ना सिमटा रहे, इस सोच के साथ इजिप्ट के एक रिलीजियस स्कॉलर ने, जिनका नाम था हसन अल बाना, इन्होंने ये संगठन बनाया 1928 में। पैलेस्टाइन जो उस समय ब्रिटिश रूल टेरिटरी थी, वहां पर 1930s में ये धीरे धीरे अपने पैर पसारता है संगठन। और 1935 में बाना ने अपने भाई को पैलेस्टाइन में भेजा कि तुम वहीं जाकर काम करो, संगठन को बढ़ाओ। तो इस तरह से इजिप्ट में चालू हुआ ये मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन, धीरे धीरे पैलेस्टाइन और अन्य देश जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इन सभी में फैलने लगता है, इराक में भी फैलता है। और इसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट पूरे अरब कंट्रीज में देखने को मिलती है, एक्सेप्ट लेट्स से ईरान जो कि एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, वहां पर इसका इतना प्रेजेंस नहीं है। बाकी जितना भी अरब नेशंस हैं जो सुन्नी मेजॉरिटी है, यहां पर इसकी प्रेजेंस अच्छी खासी है। मुस्लिम ब्रदरहुड 1967 के अरब इजरायली युद्ध के बाद बहुत बड़े स्तर पर फैलता है। कारण यह है कि इसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लगा लोगों के द्वारा। उस समय इसे सऊदी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी, अब नहीं करती, उस समय करती थी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट चाहती थी कि जो कम्युनिस्ट हैं, यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, उनके खिलाफ ये संगठन लड़े। तो कई देश जैसे कि इराक, सीरिया, इनमें सोवियत यूनियन का अच्छा खासा इंटरफेरेंस था, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो सऊदी गवर्नमेंट चाहती थी कि मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से सोवियत इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। तो इसीलिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड को अच्छा खासा सपोर्ट करते थे उस समय। और मुस्लिम ब्रदरहुड का फोकस ये था कि मुस्लिम सोसाइटी रीओरिएंट हो, एक साथ रहे, ये देशों में बटे ना, एक साथ एक जैसा ट्रांसनेशनल एक मेजॉरिटी बनना चाहिए। तो इसी समय पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था इजराइल में एक अलग देश पैलेस्टाइन बनाने के लिए। पीएलओ नाम का संगठन था, आज भी एग्जिस्ट करता है। तो पीएलओ की स्थापना 64 में हुई थी, और पीएलओ एक राष्ट्रवादी संगठन था पैलेस्टाइन के मद्देनजर से, अगर आप देखेंगे तो ये चाहते थे कि पैलेस्टाइन एक अलग देश बन जाए। और इनका रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, ये सेक्युलर संगठन था काफी। तो इजराइल ने 1967 के युद्ध में पूरे वेस्ट बैंक पर, गाजा स्ट्रिप पर अपना कब्जा जमा लिया था, और उसके बाद से पीएलओ गुरिल्ला वॉर भी चला रहा था और पॉलिटिकल गतिविधियों में भी शामिल था। अब मुस्लिम ब्रदरहुड उस समय पॉलिटिक्स से दूर रहता था और पूरी तरह से ये सोशल रिफॉर्म वगैरह पे अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखते थे, और ये पीएलओ से काफी नाराज रहते थे, क्योंकि पीएलओ एक सेक्युलर राष्ट्रवाद की बात करता था। पीएलओ के नेता यासिर अराफात, ही वॉज वेरी स्टॉन्चली सेक्युलरिस्ट एट दैट टाइम। तो सेक्युलर राष्ट्रवाद के खिलाफ मुस्लिम ब्रदरहुड था। उनका कहना था कि नहीं, ये इस तरह का राष्ट्रवाद हमें नहीं चाहिए। जो कि सेक्युलरिस्ट और लेफ्टिस्ट है पीएलओ के, उनके खिलाफ मुस्लिम ब्रदरहुड काम करना शुरू करता है। तो दो बड़े डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे इस पैलेस्टाइन मूवमेंट में। तो एक तरफ थे पीएलओ और फतह पार्टी जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम ब्रदरहुड वाला संगठन था। अब 1973 का जो इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद से यूएस और इजराइल को यह समझ में आ गया कि सामने वाली पार्टी में दरार है, सामने वाले खेमे में दो हिस्से बने हुए हैं, लेट अस सपोर्ट द अदर साइड, एक हिस्से को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये यूएस की क्लासिक टैक्टिक है कि अफगानिस्तान में भी इन्होंने यही किया था, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया ताकि सोवियत यूनियन को हराया जा सके। बाद में वही उनके लिए भारी पड़ गया। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने यहां पर भी किया। तो इजराइल और यूएस जो हैं, ये पैलेस्टीनियन मूवमेंट में मुस्लिम ब्रदरहुड वाले मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि यासिर अराफात थोड़ा नीचे आ जाए। यासिर अराफात वॉज एन वेरी अप एंड कमिंग लीडर एट दैट टाइम। इनके पीछे काफी ज्यादा पॉलिटिकल वेट था, दुनिया इनको सुनती थी। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सीनियर लीडर बाय द टाइम 1980s आया। लेकिन होता क्या है कि पीएलओ की जो पॉलिटिक्स है उससे लोग थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक्चुअली 20-25 साल से पीएलओ कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाए थे। दे कुड नॉट अचीव एनीथिंग। तो इसीलिए 1987 में जब फर्स्ट इंतफिदा होता है, इंतफिदा वाज लाइक अ अपराइजिंग, ठीक है। तो दो मेजर इंतफिदा हुए हैं इजराइल में 87 में, और उसके बाद दूसरा सन 2000 में। तो पहला इंतफिदा जो था, उसके बाद में पीएलओ के साथ साथ ये जो हमास संगठन है ये स्थापित होता है। तो 87 में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमास की स्थापना होती है, और हमास को स्थापित करने वाला बेसिकली पीछे संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड ही था। तो हमास की यहां पर स्थापना होती है, और ये एक तरह से पीएलओ के बिल्कुल अगेंस्ट ओपन में आ जाते हैं और कहते हैं कि इनसे आजादी नहीं मिलेगी, हम आपको दिलाएंगे आजादी। हम यहां पर चाहे आतंक का रास्ता फॉलो करना पड़े, फिर भी हम आजादी दिलाकर रहेंगे, इवन इफ वी हैव टू गो डाउन द पाथ ऑफ वायलेंस। तो इस तरह से हमास की स्थापना होती है 1987 में। तो पीएलओ जहां पर लेफ्टिस्ट या गुरिल्ला नेशनल मूवमेंट्स की तर्ज पर बनाया गया था, जैसे कि चे गुवारा वाला जो मूवमेंट था क्यूबा में, उस तरह से उन्होंने अपने आप को संगठन को मॉडल किया था। तो
ऐसा हमास के केस में नहीं था। हमास ओपनली एंटी सेमाइटिक था। पीएलओ संगठन डायरेक्टली जूस के बारे में इस तरह की रेसिस्ट बातें नहीं करते थे। वो कहते थे कि ठीक है, जूस को भी एग्जिस्ट करने का अधिकार है, वो अपना इजराइल रखें, हमें हमारा पैलेस्टाइन दे दो, वी आर हैप्पी। हमास ये कहता था कि नहीं, जूस को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। एंटी सेमाइटिक बातें उनके खिलाफ करी जाती थी और ये उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि पैलेस्टाइन इज एन इस्लामिक वक्फ लैंड कॉन्सिक्रेटेड फॉर मुस्लिम जनरेशंस अंटिल जजमेंट डे। और पैलेस्टाइन लाने का एक ही तरीका है, जिहाद, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो पीएलओ जहां बातचीत के लिए भी राजी हो गया था 90s आते आते, हमास ने मना कर दिया कि हमें बातचीत नहीं करनी है, बातचीत वगैरह सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो होता यह है कि अब जो पूरा संगठन है, पैलेस्टाइन मूवमेंट है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ ऑफिशियली फाता और पीएलओ वाले जो लोग थे वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं बाय द टाइम 2000s का टाइम आता है, और हमास जो है ये गाजा में अपना कंट्रोल जमा लेता है। तो 2005 तक गाजा पूरी तरह से हमास के कंट्रोल में था, आज भी है। आज लगभग 17-18 साल हो चुके हैं, ये डिवीजन बरकरार है। सो वेस्ट बैंक इज कंट्रोल्ड बाय पीएलओ एंड द फ्यूचर पार्टीज, जो पीएलओ के जैसी ही सोच रखती हैं। पैलेस्टाइन नेशनलिस्ट पार्टीज हैं और फाता पार्टी है, और इधर हमास का कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप पर। और ये अभी भी सिलसिला चल रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक यही बताया जाता है कि इजराइल की जो सरकार है, खुफिया एजेंसियां हैं, वो चाहती ही नहीं है कि ये दोनों एक हों। तो इसीलिए वो हमास को कभी ना कभी सपोर्ट करते हैं। वैसे तो हमास के ऊपर बहुत हमले किए हैं इन्होंने, गाजा स्ट्रिप में कई ड्रोन स्ट्राइक्स करके हमास के लीडर्स को मारा गया है, लेकिन ये आरोप इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज पर कई बार लगाया है कि इन्होंने ही बहुत पहले फंड किया था हमास के नेताओं को, और आज भी कभी कभी कर देते हैं। जब हमास और फतह की लड़ाई होती है आपस में, देन दे सपोर्ट हमास, वरना तो इन पर मिसाइल गिराते रहते हैं। और फतह जो है वो कंप्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाता है, इसलिए इनके खिलाफ हिंसक घटनाएं नहीं करती है। इजराइल की आर्मी ज्यादा एक्शन नहीं लेती है। अब जहां तक बात है हमास के टेररिस्ट स्टेटस की, तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमास का एक बहुत ही क्यूरियस स्टेटस है। लेबनान जैसे देश में हमास पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल है। इनफैक्ट कई बार उनका जो पॉलिटिकल विंग है वो सरकार का भी हिस्सा रहा है। और जॉर्डन में, सीरिया में भी उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन लेबनान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेबनान में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ईरान हमास को सपोर्ट करता है, यहां पर वो फतह के खिलाफ है। गाजा में वो सरकार चला रहे हैं, दे कंट्रोल टेरिटरी ओवर हियर। तो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने में कई तरह की पिक्युलैरिटीज हैं। कैसे? देखो, हमास जो है उसका एक मिलिट्री विंग भी है जिसको अल कसाम ब्रिगेड्स भी कहा जाता है। तो इस अल कसाम ब्रिगेड को कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन हमास को एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया था। तो जिन देशों ने इसे आतंकवादी घोषित किया है वो है यूएस, इजराइल, कनाडा, यूके, ईयू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। तो ये वो बड़े देश या संगठन है जिन्होंने इसे आतंकवादी माना है। और अल कसाम ब्रिगेड को तो बहुत सारे देशों ने, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। लेकिन न्यूजीलैंड और पैराग्वे है, इन्होंने भी केवल हमास के मिलिट्री विंग को आतंकवादी माना है, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं माना है। ईरान, रशिया, नॉर्वे, इजिप्ट, चाइना, ये हमास को बिल्कुल भी टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते। भारत भी हमास को ऑफिशियली अपने टेररिस्ट संगठनों की लिस्ट में शामिल नहीं करता है। लेकिन यह बात भी बिल्कुल तय है कि हम गाजा या हमास के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते। हमारे सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि फतह या पीएलओ के द्वारा चलाई जाती है, उसके साथ हैं। सो वी आर having diplomatic relations with the PLO, that is the West Bank government, but not the Hamas controlled Gaza Strip. तो ये स्टेटस है हमास का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने सोचा इसको डिटेल में आपको बता दें। तो ये इजराइल वाले मूवमेंट में एक इंटरलिंक्ड हमास का भी रोल है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक बताइए, और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी के एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेल करके। आमतौर पर 10% डिस्काउंट चलता है सभी सब्सक्रिप्शंस पर, अभी 20% ऑनगोइंग है। और इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए। ये स्पेसिफिकली मेरे लर्नर्स के लिए हमने हेल्पलाइन चालू करी है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिल जाएगी, विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ईएमआई ऑप्शन पर सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, ट्यूसडे को होती है, उसे ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी गई है विच इज़ फॉर 3100 रुपीज़। तो इस प्राइस में आप बहुत सारे टेस्ट अवेल कर सकते हैं, CSAT और GS दोनों के। तो ये 2022 के लिए भी सीरीज है, और एक एक्सटेंडेड सीरीज टेस्ट सीरीज है 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 27 फरवरी को, इसमें बड़े बड़े प्राइजेस हैं जीतने के लिए, तो इसमें एनरोल कीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पहले कमेंट में। और ये बूस्टर टेस्ट सीरीज है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा टेस्ट सीरीज बहुत सारी हमने छोटी छोटी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, डू ज्वाइन देम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।